हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बाबू सैनी। तो स्टूडेंट, हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर चला रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसके अंदर अपना जो आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड या कर्ल फंक्शन, सदिश क्षेत्र का कर्ल। इसके अंदर अपन तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल होता क्या है, फिर इसका कार्तीय निर्देशांकों में इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और लास्ट में अपन देखेंगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी सदिश का जो कर्ल होता है एक सदिश राशि होती है। यहाँ से किसी सदिश का कर्ल एक सदिश राशि होती है। कहने का मतलब ये है कि कर्ल एक सदिश राशि है तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे। कर्ल का एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में कर्ल का घटक, किसी निश्चित दिशा में कर्ल का घटक उस दिशा के लंबवत स्थित पृष्ठ को परिबद्ध करने वाली परिसीमा के प्रति एकांक क्षेत्रफल के रेखा समाकलन को क्या बोला जाता है, उस दिशा में कर्ल का घटक कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके पास ये मैं कोई डायरेक्शन ले रहा हूँ, जेड डायरेक्शन, ठीक है। इस जेड डायरेक्शन के लंबवत स्थित कोई पृष्ठ है, या आपके रजिस्टर ये रखा हुआ है, ये कोई लंबवत पृष्ठ है। इसके अंदर कोई बिंदु है, उस बिंदु को घेरे हुए ये जो क्षेत्रफल है किसी परिसीमा द्वारा परिबद्ध होगा। या आपके पास चार सीमाएं, कोई बाउंड्रीज है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इस निश्चित दिशा के लंबवत, मतलब जेड दिशा का जो घटक निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस दिशा के लंबवत पृष्ठ, या आपके पास पृष्ठ है, पृष्ठ को परिबद्ध करने वाली परिसीमा के प्रति एकांक क्षेत्रफल के रेखा समाकलन के बराबर होता है। अब ये रेखा समाकलन क्या होता है ये अभी अपन देख लेंगे। देखो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी निश्चित दिशा में कर्ल का घटक उस दिशा के लंबवत स्थित बंद पृष्ठ क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाली परिसीमा के रेखा समाकलन के अधिकतम मान के बराबर होता है। रेखा समाकलन क्या होता है यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। जैसे आपके पास कोई पथ है, ये ए बी पथ है, तो इस पथ पे किसी सदिश का मान लो ए दे रखा है, और यहाँ पे मैं अल्पांश ले लूँ, तो इस अल्पांश के लिए रेखा समाकलन कैसे लिखा जाएगा, इस अल्पांश की लेंथ में मान लेता हूँ dl। तो जो सदिश है, ये सदिश और इसका डॉट प्रोडक्ट, ये आपके पास क्या कहलाएगा, इस अल्पांश का रेखा समाकलन कहलाता है। और पूरे पथ का निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो पूरे पथ का क्या जाएगा, रेखा समाकलन। और यदि यही पथ आपके पास वृत्ताकार पथ बन जाए तो ये रेखा समाकलन कहलाता है सर्कुलेशन, संचरण, परिसंचरण। ये कहलाएगा परिसंचरण। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, कोई पथ दे रखा है, उस पथ का पर कोई सदिश का मान दे रखा है, उस पथ के अनुदिश उसकी लेंथ दे रखी है, तो उस सदिश और उस अल्पांश लंबाई का डॉट प्रोडक्ट उस अल्पांश का रेखा समाकलन कहलाएगा। पूरे पथ का रेखा समाकलन निकालना हो तो पूरे पथ की जो लिमिट दे रखी है उस लिमिट से, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक उसका क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। ये आपको ध्यान में रखना है। रेखा समाकलन ये होता है किसी भी पथ का
रेखा समाकलन उस पथ की लंबाई और उस पथ पे सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है, और यदि वो पथ बंद परिपथ है तो वो कहलाएगा परिसंचरण, सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहां से आपके पास कोई बंद क्षेत्रफल दे रखा है, जैसे ये डीए क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ऐसे यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया कोई भी, तो आपको पता है इसका सदिश क्षेत्रफल किधर होता है, इसके लंबवत डायरेक्शन में, इधर आपके पास क्या होगा, सदिश क्षेत्रफल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्रफल है ये कौन सी बाउंड्री से परिबद्ध है, इस बाउंड्री से। तो इस बाउंड्री का जो रेखा समाकलन होगा, उस रेखा समाकलन में यदि आप क्षेत्रफल का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या कहलाएगा, कर्ल कहलाएगा। तो यही मैंने लिखा है, किसी सदिश का कर्ल एक सदिश राशि होती है, किसी निश्चित दिशा में कर्ल का घटक उस दिशा के लंबवत स्थित बंद पृष्ठ क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाली परिसीमा के प्रति एकांक क्षेत्रफल के रेखा समाकलन के अधिकतम मान के बराबर होता है। ये आपके पास लंबवत डायरेक्शन है, इस तरह से ये आपके पास लंबवत डायरेक्शन है, इस लंबवत डायरेक्शन के कोई लंबवत क्षेत्रफल ये हो गया नीचे वाला। तो यहाँ से ये क्षेत्रफल जिस बाउंड्री से घिरा हुआ है उस बाउंड्री का रेखा समाकलन, कहने का मतलब इस बाउंड्री पे सदिश और इसकी लंबाई का डॉट प्रोडक्ट में यदि इसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सदिश क्षेत्र का कर्ल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे यदि आपके पास ये माने कि लंबवत डायरेक्शन में एकांक सदिश अपन क्या मान लेते हैं, एन कैप मान ले, तो जो कर्ल कहलाएगा, मान लो कोई सदिश आपको दे रखा है ए वेक्टर, तो इसका जो कर्ल होगा वो क्या होगा, कोई पथ है इसका, पहले तो अपन क्या निकालेंगे, रेखा समाकलन। और रेखा समाकलन आपके पास ये पथ में मान लेता हूँ सी है, क्लोज पाथ, तो क्लोज पाथ का रेखा समाकलन हो गया लिमिट डी ए टेंड्स टू 0, और इसका क्षेत्रफल आपके पास कितना है, डी ए। इसका जो मैक्सिमम मान आएगा वो क्या कहलाएगा, कर्ल। और कर्ल क्या कहलाएगा, इस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में घटक होगा कर्ल का। तो अपन ये लिख सकते हैं कर्ल ए वेक्टर और ये एन कैप, मतलब इस क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में कर्ल का क्या आ गया, घटक आ गया। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन कर्ल का जेड कंपोनेंट निकालें, तो जेड कंपोनेंट के लंबवत कौन सा पृष्ठ होता है, एक्स वाई तल। तो एक्स वाई तल में कोई सरफेस कंसीडर करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, रेखा समाकलन निकालेंगे। तो ये आपके पास हो गया इसकी डेफिनेशन। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन ए particular direction, the component of curl of a vector field is equal to maximum value of line integral of a vector along a closed boundary of a unit
सरफेस एरिया एनक्लोजिंग ये पॉइंट ऑफ ए वेक्टर फील्ड। इसके अलावा अपन ये भी लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ कर्ल इज परपेंडिकुलर टू द ओरिएंटेशन ऑफ स्मॉल एरिया। क्या लिखा है? ये आपके पास कोई सरफेस एरिया है, उसके लंबवत डायरेक्शन में यदि आपको कंपोनेंट निकालना है तो क्या करोगे, उसका जो सरफेस एरिया जिस बाउंड्री से घिरा हुआ है उस बाउंड्री का रेखा समाकलन निकाल के उसका क्या दे दोगे, एरिया का भाग दे दोगे। और इसके बाद में द डायरेक्शन ऑफ कर्व इज परपेंडिकुलर द ओरिएंटेशन ऑफ स्मॉल, जो आप इस बाउंड्री का रेखा समाकलन निकाल रहे हो तो कर्ल क्या आएगा, इस बाउंड्री द्वारा जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है उसके लंबवत डायरेक्शन। जैसे ये आपके पास कोई क्षेत्रफल है तो इसका लंबवत डायरेक्शन कौन सी होती है, इस डायरेक्शन में, तो कर्ल का जो घटक है कौन सी दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा। ठीक है, ये आपके कर्ल की डेफिनेशन होगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। जो आप अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसी डेफिनेशन के बेस पे अपन फॉर्मूला डिराइव करेंगे एकदम इजी वे में। तो नेक्स्ट अपना रहेगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का मान। देखो क्या करें, अपने को कर्ल चाहिए तो कोई वेक्टर है जिसका कर्ल अपने को निकालना है, ये कर्ल ए वेक्टर निकालना है। अभी आपको बोला था कि कर्ल एक सदिश राशि है, इसका मतलब इसके तीन कंपोनेंट होंगे, तीनों कंपोनेंट को यदि अपन निकाल लें और उनको जोड़ दें तो कुल कर्ल आपके पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब कर्ल को अपन ये इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल का एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस कर्ल ए वेक्टर वाई कंपोनेंट जे कैप और प्लस का कर्ल ए वेक्टर जेड कंपोनेंट के कैप। आपको ये तीनों कंपोनेंट निकालने हैं, कर्ल का एक्स कंपोनेंट पता लग जाए, वाई और जेड वाले कंपोनेंट पता लग जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ल ए वेक्टर आ जाएगा और वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर निकल के आएगा, क्योंकि अपन कार्टेशियन फ्रेम मानेंगे यहाँ पे। तो देखो अपन एक कंपोनेंट निकालते हैं और सिमिलर वे में अगर जो दो बच गए उनको डायरेक्ट लिख देंगे। एक कंपोनेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये आपके पास मान लो जेड कंपोनेंट निकाल रहे हैं अपन, तो जेड कंपोनेंट निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो जेड डायरेक्शन के लंबवत कौन सा तल होता है, एक्स वाई तल होता है। तो एक्स वाई तल के अंदर एक सरफेस लेना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा जो बाउंड्री से घिरा हुआ होगा। उन बाउंड्री का क्या करेंगे, रेखा समाकलन निकालेंगे और क्षेत्रफल से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो आपके पास क्या देगा, तो यहां से अपन मान लेते हैं ये आपके पास मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, नाम भी दे देते हैं इनको पी क्यू आर एस। यहाँ पे कोई वेक्टर है ए वेक्टर। देखो क्या कर रहे हैं अपन, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए अपने को,
जेड डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ मैं मान रहा हूँ। जेड डायरेक्शन के लंबवत डेफिनेशन के बेस पे अपन को जेड डायरेक्शन के लंबवत एक पृष्ठ कंसीडर करना पड़ेगा। जो रजिस्टर दिख रहा है एक पृष्ठ है। अब ये पृष्ठ 4 भुजाओं से घिरा हुआ है, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसका मतलब जो इस पृष्ठ की परिसीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, 4 आपके पास साइड दिख रही हैं। इन चारों साइड का क्या निकालेंगे, रेखा समाकलन, और उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपके पास, और क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल आपको पता ही है, ये अपन मान लेंगे कि ये आपके पास ये लेंथ कितनी है dx, और ये लेंथ अपन कितनी मान लेते हैं dy। तो इसका क्षेत्रफल तो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई तल में है, तो dx इंटू dy इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके अलावा आपको केवल क्या निकालना है, रेखा समाकलन निकालना है। यदि चारों पथों का, पहले अपन इस पथ का रेखा समाकलन निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इसका रेखा समाकलन निकालेंगे। तो रेखा समाकलन निकाल के जोड़ देंगे चारों को, कुल रेखा समाकलन आ जाएगा, और इसके क्षेत्रफल से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो आपको क्या करना है, थ्योरी के अंदर यही लिखना है, टू डिटरमाइन द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, टू डिटरमाइन द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड consider a surface area in xy प्लेन। xy प्लेन के अंदर एक सरफेस एरिया कंसीडर कर रहे हैं, इसका नाम भी दे सकते हैं PQRS, सरफेस एरिया PQRS इन xy प्लेन। एंड a vector quantity located at a point O, इस पे एक O पॉइंट पे एक सदिश राशि A है, एंड कंपोनेंट ऑफ this quantity along x y z axis, x y z के अनुदिश इस सदिश राशि के जो घटक हैं x अक्ष के अनुदिश अपन है, ये x मान लेते हैं, y के अनुदिश ay मान लेते हैं, और z अक्ष के अनुदिश az मान लेते हैं। तो आपके पास घटक क्या हो जाएंगे, ax ay एंड az रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अपन ने कंसीडर किया है। अब क्या करेंगे, पहले अपन अलग अलग जो साइड है, ये पूरा पथ आपके पास पाथ PQRS दे रखा है, PQRSP एक क्लोज पाथ दे रखा है। इस क्लोज पाथ का रेखा समाकलन निकालना है। अब एक साथ तो अपन क्लोज पाथ का रेखा समाकलन निकाल नहीं सकते, तो पहले तो PQ साइड का रेखा समाकलन निकालेंगे, फिर QR साइड का रेखा समाकलन निकालेंगे। तो अभी आपको मैंने बताया था कि रेखा समाकलन जब निकालेंगे, रेखा समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, जिस पथ का रेखा समाकलन निकाल रहे हैं उस पथ पे सदिश का मान और उस पथ की लंबाई, यदि उनका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो आपके पास उस पथ पे क्या आ जाएगा, रेखा समाकलन आ जाएगा। तो पहले अपन क्या करें, इस PQ पथ पे सदिश का मान निकालें, इस पथ पे क्या निकालें, सदिश का मान निकालें, और इसकी लंबाई dx दे रखी है उसको क्या कर दें, गुणा कर दें। तो ये आपके पास PQ पथ का क्या जाएगा, रेखा समाकलन आ जाएगा। तो अपन पहले PQ पथ पर सदिश का मान निकालते हैं। वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड एट साइड PQ।
पी क्यू पथ पर सदिश का मान, पी क्यू पथ पर सदिश का मान। देखो कैसे निकलता है। पहले आपको डाइवर्जेंस में बताया हुआ है कि जिस डायरेक्शन में पथ की डायरेक्शन है, ये आपके पास ये डायरेक्शन लेके चलेंगे हम, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। तो जो पथ जिस एक्सिस के पैरेलल है वो ही कंपोनेंट चेंज होगा, अदर दूसरे कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। जब अपन पी क्यू पथ की बात करेंगे तो इस पथ पे केवल ए एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, एक्स अक्ष के, तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, ए एक्स कंपोनेंट। इसमें भी कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल है, प्रति समांतर है तो समांतर ही, तो यहां से आपके पास क्या हो गया, यहाँ भी ए एक्स कंपोनेंट चेंज होगा। और ये जो दो पथ हैं इनमें कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई वाला, ए वाई कंपोनेंट चेंज होगा। तो यहां से अपन पहले इस पे सदिश का मान निकालेंगे। जिसने डाइवर्जेंस पढ़ा है, डाइवर्जेंस का वीडियो देखा है, उसको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करते थे अपन, इस पथ पे सदिश का मान निकालने के लिए इस सेंटर पॉइंट पे सदिश का मान कितना है, कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये कौन से अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के अनुरूप, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट। यहाँ पे सेंटर पे कितना है, ए एक्स, यहां से यहां तक जाने में कितना परिवर्तन हुआ सदिश में, वो परिवर्तन यहाँ पे सदिश का मान और यहां से यहां तक आने में कितना परिवर्तन हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इस पथ पे क्या जाएगा, सदिश का मान आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, पी क्यू पथ पर सदिश का मान क्या आएगा, ए एक्स, ओ बिंदु पे तो कितना है, ए एक्स प्लस ए एक्स में, अब यहां से यहां तक आएंगे, कौन सी अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं, वाई अक्ष के अनुदिश, तो कौन सी अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होगा, वाई अक्ष के अनुदिश। ए एक्स में वाई अक्ष के अनुदिश परिवर्तन, और कितनी दूरी चल रहे हैं, यहां से यहां तक, ये आपके पास कितनी है, डी वाई, तो ये मिड पॉइंट है तो ये कितनी हो जाएगी, डी वाई बाई 2। और ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ क्या है, माइनस, तो कितनी दूरी चलेंगे, माइनस डी बाई 2 दूरी चलेंगे। यहां से आपके पास पी क्यू पथ पे सदिश का मान कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस, ए एक्स में वाई एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, ए एक्स में कौन सी दूरी के सापेक्ष, वाई एक्स के अनुदिश परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, माइनस डी वाई बाई 2, तो माइनस में यहां पे लिख देता हूं, क्या जाएगा, डी वाई बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया, पी क्यू पथ पे सदिश का मान आ गया। तो पी क्यू पथ पर सदिश का रेखा समाकल क्या जाएगा, लाइन इंटीग्रल क्या जाएगा, आपको पता है कौन से पथ की बात कर रहे हैं, पी क्यू पथ की, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, क्या आएगा, सदिश का मान अपन ने निकाल लिया, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई बाई 2, और किससे गुणा कर दोगे, इसकी लंबाई से, इस पथ की लंबाई आपको दे रखी है कितनी है, डी एक्स। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में अपन इसके पैरेलल वाले की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहां से पथ आर एस पर सदिश का मान, देखो ये एक्स अक्ष के पैरेलल ही है, एंटी पैरेलल है, तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, ए एक्स कंपोनेंट चेंज होगा। इसका मतलब सेंटर पे तो कितना मान है, ए एक्स, यहां से यहां तक जाने में कितना परिवर्तन होगा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, क्योंकि कौन सी अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, वाई अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, ठीक है। कितनी दूरी चल रहे हैं, इस बार ये डी वाई बाई 2 प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितनी दूरी आ जाएगी, डी वाई बाई 2, और यहाँ पे प्लस। लेकिन देखो
ये जो ए एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन है वो किधर है, इस डायरेक्शन में, और अपन कौन से इस पथ पे चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आर से एस की ओर, और ए एक्स की डायरेक्शन उधर है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल। तो इस पथ पे ए एक्स का मान लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस ए एक्स, क्योंकि ए एक्स की डायरेक्शन इधर है और अपन कौन सी डायरेक्शन चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ए एक्स की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस ए एक्स। तो यहाँ पे माइनस ए एक्स लिखोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए एक्स की जगह माइनस लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, तो दोनों माइनस को मैं कॉमन ले लूंगा तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, सदिश का मान आ गया। तो आर एस पथ पर सदिश का रेखा समाकलन क्या देगा, रेखा समाकलन हो जाएगा, इसकी लंबाई से क्या कर दो, गुणा, और ये लंबाई जो ये वाली थी ये वाली है क्योंकि पैरेलल है दोनों, तो जो आर से एस ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसका रेखा समाकलन आपके पास क्या रहेगा, ए एक्स बाहर माइनस है प्लस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई बाई 2, और ये आपके पास इसकी लंबाई कितनी है, डी एक्स, और ये क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, ये आपके पास इन दो पथ का रेखा समाकलन आ गया। अपने को तो पूरी बाउंड्री का रेखा समाकलन चाहिए, इन दोनों पथों का रेखा समाकलन और निकालेंगे, और कुल रेखा समाकलन के लिए इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, देखो अब पथ, इस पथ की बात कर रहा हूं मैं, क्यू आर की, क्यू आर पथ पर सदिश का मान देखो कितना आएगा। अब इस पथ की बात कर रहे हैं तो ये किसके पैरेलल है, वाई अक्ष के, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट, ए वाई, तो ये यहाँ पे अपन कौन सा कंपोनेंट की बात करेंगे, ए वाई कंपोनेंट की। इस मिड पॉइंट पे कितना है, ए वाई, मिड पॉइंट पे कितना है, ए वाई, यहां से यहां तक जाने में कुछ परिवर्तन होगा, कौन सी दूरी के सापेक्ष परिवर्तन होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, तो एक्स अक्ष के जो दूरी होगी एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होगा, ए वाई में किसके अनुदिश परिवर्तन होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश। कितनी दूरी चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये कितनी दूरी है, ये पूरी तो डी एक्स है, आधी कितनी हो जाएगी, डी एक्स बाई 2, यहाँ पे प्लस। अब इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ए वाई है, तो ए वाई प्लस का आ जाएगा आपके पास, ये सदिश का मान हो गया। पथ क्यू आर पर सदिश का रेखा समाकलन कितना हो जाएगा, रेखा समाकलन आपके पास हो जाएगा, क्यू आर पथ की बात कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो आपके पास सदिश का मान रहा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स, सॉरी डेल वाई इंटू में डी एक्स बाई 2, और इसकी जो पथ की लंबाई है वो कितनी है, डी वाई, डी वाई से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, और लास्ट आपके पास क्या आएगा, पथ ये वाला एस पी पर सदिश का मान, सदिश का मान कितना आएगा, वही वाई एक्स के पैरेलल है, वाई कंपोनेंट चेंज होगा, ए वाई प्लस इधर आपके पास यहां से यहां तक जाने में कितना परिवर्तन आएगा, ए वाई अपॉन में डेल एक्स, कितनी दूरी तय कर रहे हैं, डी एक्स बाई 2, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, और इस माइनस को मैं कहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे एक बार और देखो, ये ए वाई की डायरेक्शन इधर है, अपन इस पथ पे इधर चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट, तो यहाँ पे जो ए वाई होगा वो क्या होगा, माइनस ए वाई, तो यहाँ पे माइनस ए वाई लिखोगे तो ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे माइनस लिखोगे तो ये क्या जाएगा, माइनस का ए वाई। तो ये आपके पास एस पी पथ पर रेखा समाकलन कितना देगा, ये मैं हटा देता हूं इसको, इस लाइन को, रेखा समाकलन एस पी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये आपके पास हो गया माइनस ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2, और इसकी लेंथ कितनी है, डी
वाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। आपको कुल पथ का रेखा समाकलन चाहिए पी क्यू आर एस पी का, क्लोज पथ का। तो क्या कर देंगे, चारों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वो आपके पास कुल पथ का क्या जाएगा, रेखा समाकलन आ जाएगा। यहां से अतः कुल पथ पी क्यू आर एस पी का रेखा समाकलन क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस पी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। सभी को ऐड करो, देखो क्या क्या आएगा। पहले आपके पास पी क्यू ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस क्यू आर ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस आर एस ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर और एस पी ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। सभी को ऐड करना है, चारों को। तो देखो इनको ऐड करेंगे, समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स किसका है, प्लस का, यहाँ पे ए एक्स किसका आएगा, माइनस का। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। समीकरण 3 और 4 को भी जोड़ने पर ये ए वाई क्या है, प्लस का, और ये ए वाई क्या है, माइनस का। तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जो आपके पास ए एक्स ए वाई सिंगल टर्म थी इंडिविजुअल वाली, वो आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें तो ये वाली बचेगी, ये बच जाएगी माइनस की। यहां से देखो पहली टर्म आपके पास क्या आएगी, माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा डी एक्स और बटे में क्या है 2। ठीक है, ये कट ही गया। इसके बाद में ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का आएगा, तो ये भी माइनस का आएगा। क्या आएगा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई और डी वाई इंटू में डी एक्स बटे में 2। इन फर्स्ट दो इक्वेशन का काम हो चुका है। ये आपके पास आ गया डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स। इनको जोड़ेंगे तो ये कट ही गए, ए वाई तो यहां से तो क्या बचेगा, प्लस का डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स डी एक्स डी वाई बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपके पास बच जाएगा इक्वेशन नंबर 4 प्लस का डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स डी वाई और अपॉन में 2। इनको चारों इक्वेशन को जोड़ने पर आपके पास ये बचेगा। ये वैल्यू तो आपके पास सेम है, ये वैल्यू भी आपके पास सेम है, ये डबल हो जाएंगी। डबल करेंगे तो नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इनको डबल करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन सभी में dx dy क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सभी में dx dy कॉमन आ रहा है। पहले प्लस वाले को मैं लिख देता हूं, इनको ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स। यहाँ तो ये बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, और सभी में कॉमन क्या आ रहा है, डी एक्स डी वाई कॉमन आ रहा है। तो यहां से आपके पास ये आ गया रेखा समाकलन पूरे पथ का, पी क्यू आर एस। डेफिनेशन क्या बोलती है कि जिस दिशा में घटक निकाल रहे हैं उस दिशा के लंबवत जो पृष्ठ है उसका रेखा समाकलन निकाल लो। मतलब एक्स वाई तल में अपन ने रेखा समाकलन निकाल लिया, तो एक्स वाई तल में रेखा समाकलन निकाल रहे हैं तो एक्स वाई तल के लंबवत कौन सी दिशा आती है, जेड। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होती है, कर्ल का जेड घटक निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई तल की बात कर रहे हैं। तो कर्ल का एक्स घटक आपके पास क्या आ गया, कर्ल ए वेक्टर का जेड घटक। ये तो आपके पास रहा लाइन इंटीग्रल रेखा समाकलन डेल ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, और इनटू में क्या है, डी एक्स डी वाई, और बटे में इसका क्षेत्रफल जो अपन ने पृष्ठ माना था उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, डी एक्स इंटू में डी वाई। ये क्षेत्रफल आपके पास कितना आएगा, डी एक्स इंटू में डी वाई। तो जो लास्ट आपके पास कर्ल का जेड घटक निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, कर्ल का ए वेक्टर का जेड घटक कितना निकल के आया, डी एक्स वाई
dx dy से dx dy कैंसिल आउट, क्या निकल के आया, डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई। सिमिलर वे में इन सिमिलर वे में अपन एक्स और वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। एक्स और वाई कंपोनेंट निकालो, देखो कर्ल ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, देखो जेड कंपोनेंट निकाल रहे थे तो यहाँ पे आ रहे थे वाई और जेड एक्स वाले कंपोनेंट, जेड से जस्ट पहले कौन आता है, वाई, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बच कौन सा गया, ए वाई, वाई से पहले कौन आता है, ए एक्स, और यहाँ से ए वाई आ रहा है तो ये एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, यहाँ पे एक्स आ रहा है तो वाई के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखो डेल एक्स से पहले कौन आता है, ये ऐसे सीक्वेंस चलती है, साइकिल चलती है, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, और जेड के बाद एक्स, फिर एक्स के बाद वाई, तो ऐसे चलता है। तो जेड एक्स से पहले कौन आता है, जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए जेड, एक्स यहाँ पे आ रहा है तो ये कौन सा बचेगा, तीसरा वाला वाई, माइनस अब कौन सा बच गया, डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड। ऐसे ही कर्ल का वाई कंपोनेंट, वाई से पहले कौन आता है, एक्स, तो डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड, डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स। कर्ल के तीनों कंपोनेंट आ गए। आपको पता है कर्ल की डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्या होता है, कर्ल ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप, कर्ल ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट जे कैप, और कर्ल ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट के कैप। तीनों वैल्यू रख दो, तीनों वैल्यू रखोगे तो आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। देखो यहां से वैल्यू रख दो, कर्ल एक्स कंपोनेंट, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट रहा, डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड, आई कैप, प्लस वाई कंपोनेंट डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स, ये जे कैप, और लास्ट कंपोनेंट डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई। ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, के कंपोनेंट। ये आपके पास कर्ल आ गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, और डेल वाई डेल जेड, ए एक्स ए वाई और ए जेड। देखो इस मैट्रिक्स को खोलते हैं तो पहले आई का गुणांक निकालते हैं, तो आई के गुणांक को निकालते हैं, इसको दबा लो, इसको दबा लो, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ये वाला, तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन में ए जेड, आई कंपोनेंट आ गया। जे कंपोनेंट, तो जे कंपोनेंट के लिए माइनस आता है यहाँ पे, लेकिन अब इस बार ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको दबा लो और इसको दबा लो, तो ये क्या आएगा, ये आपके पास ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स। तो मैट्रिक्स आपको खोलनी आती है क्रॉस प्रोडक्ट वाली, इसको खोलोगे तो ऊपर वाली टर्म आएगी। इसका मतलब ये क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ पे डेल क्या है, आयोटा डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, और ए आपको पता ही है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो दो सदिश हो गए एक तरह से, ए और बी। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खुलता है, ऐसे ही खुलता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो ये डेल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है, एक्स वाई जेड। तो अपन बोल सकते हैं कि जो कर्ल है किसी वेक्टर का, ए वेक्टर का, वो क्या होता है, डेल क्रॉस ए वेक्टर। ये आपको एग्जाम में प्रूफ कराया जाता है। यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि जो कर्ल होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखें। थैंक यू।